और अब खबरें विस्तार से। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का काशी थीम पर फोकस है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर और काशी वर्ड के थीम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। काशी का मतलब के से कश्मीर, ए से अयोध्या, एस से स्कीम, एच से ऑनर और आई से इंटीग्रिटी है। जानकारी के मुताबिक इसके तहत एक स्लाइड तैयार किया जाएगा जिसमें पीएम मोदी की बड़ी तस्वीर होगी और उसके नीचे बोल्ड अक्षरों में काशी लिखा होगा। अब आपको डिटेल में समझाते हैं क्या है बीजेपी का काशी प्लान। यहां क यानी कि के से कश्मीर, कश्मीर से 370 का हटाया जाना, इसका जिक्र होगा। 2024 में इसका लाभ लेने की कोशिश होगी। वहीं ए से अयोध्या, जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और एस से स्कीम, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका जिक्र होगा, यानी कि उन स्कीम्स के बारे में जानकारी होगी। एच से ऑनर, दुनिया भर में पीएम मोदी का जहां जहां पर सम्मान हुआ है वो। और आई से इंटीग्रिटी, आम नागरिक का मोदी सरकार पर जो निष्ठा है, जो विश्वास है, उसको कहीं ना कहीं व्यक्त किया जाएगा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन्हें भुनाने की कोशिश 2024 में बीजेपी की तरफ से होगी, जिसको लेकर एक रणनीति तैयार कर ली गई है और इसे नाम दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में काशी, जो कि वाराणसी से भी ये नाम जुड़ता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है, मानो ऐसे जैसे दौड़ रहा हो अश्वमेघ का विजयी घोड़ा लगातार। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में हैं और इसके लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है जिससे चुनावी मैदान में फतेह एक तरफा हो। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान ये बात कही थी और एक बार फिर गंगा पुत्र काशी की थीम पर 2024 में चुनावी दमखम आजमाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोकेस करने के लिए काशी थीम तैयार की गई है और जानकारों की माने तो काशी थीम का फार्मूला कुछ इस तरीके से है, जिसमें के से कश्मीर है, ए से अयोध्या है, एस से स्कीम्स यानी जो योजनाएं लागू हुई, और एस से ऑनर जो पूरी दुनिया में भारत को मिला है, और आई से इंटीग्रिटी यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार। 2024 से आधुनिक बनी काशी में विकास कार्यों का जिक्र होगा। कैसे काशी में विकास कार्य हुए, कैसे देश की छवि पूरी दुनिया में मजबूत हुई, ये तमाम सारी बातों का जिक्र होगा। और माना जा रहा है कि संगठन इसे जल्दी लॉन्च कर सिलसिलेवार तरीके से लोगों के बीच में सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएगा। आम लोगों में केंद्र सरकार अच्छे कामों की चर्चा करवाने का प्लान बना रही है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य तौर पर ट्रेन पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही लंबी दूरी की बस यात्रा के दौरान भी बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावी चर्चा करेंगे। इस बस पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सामान्य बातचीत में केंद्र सरकार के तमाम कामों की चर्चा करेंगे और उससे होने वाले फायदे को भी बताएंगे। बस पर चर्चा के अलावा ऑटो में चर्चा जैसे कार्यक्रमों को भी बीजेपी चलाएगी। मतलब साफ है, चाहे काशी हो या कश्मीर, 2024 में बीजेपी का चुनावी एजेंडा इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है। न्यूज 18 के लिए अनूप गुप्ता के साथ उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। इधर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बीजेपी से नजदीकी बनाने में जुट गए हैं। सिर पर निकाय चुनाव है तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है और ऐसे में कभी सीएम से मुलाकात तो आज बीजेपी के मंच पर डिप्टी सीएम के साथ ओपी राजभर नजर आए। दरअसल ब्रजेश पाठक एक हॉस्पिटल का शुभारंभ करने पहुंचे हुए थे, जहां पर
एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। और इस दौरान राजभर ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ मंच साझा किया और राजभर को डिप्टी सीएम ने अपना स्थायी मित्र बताया। हालांकि राजभर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर चुप्पी साधी। राजभर ने उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में सुविधाओं को लेकर कहा कि व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं। यानी ये तो साफ है कि राजभर बीजेपी के रथ पर सवार होने को बेकरार हैं, लेकिन जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो सियासी गणित लगाने से पीछे नहीं हटते। जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश राजभर? जो लंबे समय से हॉस्पिटल की दुर्दशा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है बड़ी संख्या में, जितना मानक होना चाहिए डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही इस समय जब स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल जब जाते हैं तो साफ सफाई दुरुस्त हो जाती है, पानी जो पे जल व्यवस्था ठीक हो जाती है, डॉक्टर भी समय से आ जाते हैं। अब एक भय का माहौल है कि कब मिनिस्टर किस अस्पताल में चला जाए, तो कहीं ना कहीं एक जो हॉस्पिटलों की हालत है पहले से सुधार। वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी बीच सीएम योगी ने गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क में सफेद बाघिन को बाड़े में रिलीज किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण भी किया, जिसमें अब चंडी भवानी के नाम से इन्हें जाना जाएगा। इस दौरान सीएम योगी तेंदुए के बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाते नजर आए, जो तस्वीर आज चर्चा का विषय बनी रही। वीडियो में आप भी देख सकते हैं, सीएम एक तेंदुए के शावक को दूध पिलाते दिख रहे हैं। और इस दौरान सीएम योगी ने लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी स्थापित करने के काम को आगे बढ़ाने की भी बात कही है। गोरखपुर में सीएम योगी का बेहद ही अलग अंदाज देखने को मिला। वन्य जीवों से सीएम का किस तरह से लगाव है, इसकी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली। दरअसल सीएम योगी गोरखपुर जू में सफेद बाघिन को बाड़े में छोड़ने और तेंदुए के 2 शावकों का नामकरण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक का नाम चंडी तो दूसरे का नाम भवानी रखा। दोनों शावकों को नई पहचान देने के बाद सीएम योगी अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाते दिखे। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के संरक्षण के दायित्व को भी अपने ऊपर लेना होगा। आज का यह प्राणी उद्यान गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम, तेंदुए के 2 बच्चों का नामकरण, सफेद बाघिन यहाँ पर पहली बार आई है, उसके पूरे उसमें उसको वहां पर छोड़ा गया, उस कार्यक्रम को भी देखने लायक था। पहले तो शावक अधिकारियों के हाथों में था, लेकिन बाद में सीएम योगी ने अपनी गोदी में लेकर बड़े ही स्नेह से शावक को दूध पिलाया। सीएम योगी ने इस दौरान सफेद बाघिन गीता को क्रॉल से मुख्य बाड़े में छोड़ा। सफेद बाघिन गीता अब दर्शकों के लिए मुख्य बाड़े में मौजूद रहेगी। इस बाघिन को 20 जून को लखनऊ चिड़ियाघर से गोरखपुर लाया गया था और उसका नाम गीता रखा गया था। बारिश के बीच हुए इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने जीवन चक्र में संतुलन बनाने के लिए पेड़ लगाने पर भी जोर दिया। विगत 5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश में 100 करोड़ वृक्ष लगाए हैं। दुनिया के अंदर सबसे अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम अकेले उत्तर प्रदेश ने किया और इस वर्ष भी 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम वन विभाग ने प्रदेश भर में किया। इन वनों के वृक्षारोपण के लिए किए गए प्रयास को हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने इस दौरान पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र भी किया। डॉल्फिन के संरक्षण और नमामि गंगे के तहत कानपुर के जाजमऊ और सीसामऊ में गंगा कैसे स्वच्छ हो रही है वो भी बताया। जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी, वो क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है।
नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज सामने आए हैं। कानपुर में सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर यानी 14 MLD जो शिविर गिरता था, गंगा में आज एक बूंद नहीं गिर रही है। आज वहां पर जो शिविर गिरता था, आज वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जो वहां पर कानपुर में चमड़े का उद्योग था, उसका इतना कचरा गिरता था, इतना जहरीला होता था, एक भी जलीय जीव नहीं बचा था। आज उसे नियंत्रित किया गया है। आज वहां पर जलीय जीव फिर से पैदा हो गए, फिर से दिखाई देने लग गए। कुल मिलाकर सीएम योगी ने गोरखपुर से एक बार फिर पर्यावरण के संरक्षण पर जोर दिया, ग्लोबल वार्मिंग पर भी चिंता जताई और लोगों से वन संवर्धन में सरकार के प्रयासों में सहयोग की अपील की। लेकिन तेंदुए के शावकों के साथ सीएम योगी का स्नेह चर्चा का विषय बना रहा। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए कई नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ पहुंचे। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज मेदांता अस्पताल पहुंचे हुए थे और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं है। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है। मुलायम सिंह यादव के ताज़ा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक अभी भी उनकी तबीयत नाजुक है। वो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में भर्ती हैं। और हम लोग आए यार, पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई जल्दी निरोग हो जाए। चलिए ठीक है सर। कब तक उम्मीद करें कि अच्छी खबर आ जाएगी? आपको डॉक्टर ने हमारे मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री इधर तक एडमिट हैं और पिछले 3 दिन से थोड़ा उनकी जो अवस्था है थोड़ा रिस्की है, तो उनसे कामना करते हैं कि जल्दी वो ठीक हो जाए। लेकर के आया हूँ उनके बेटे अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उनसे मिला हुआ है, तो उनको भी परिवार के कुशल क्षेम के लिए लोगों को कामना की है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव खराब तबीयत के चलते मुश्किल में हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल उनकी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं है। वो डॉक्टरों की निगरानी में है और परिवार के सदस्यों समेत पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। इस बीच आपको नेताजी के सियासी सफर की कहानी उनके करीबियों के जुबानी ही सुनाते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नेताजी के नाम से लोकप्रिय मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। बचपन और युवा अवस्था में कुश्ती के दंगल में जोर आजमाइश करने वाले मुलायम सिंह यादव ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो सियासी दंगल में उतरेंगे। लेकिन न सिर्फ सियासी दंगल में एंट्री की, बल्कि जनता की नब्ज को कुछ इस तरह पकड़ा कि उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। राजनीति में मुलायम की एंट्री यूं ही नहीं हो गई। साल था 1962, जब विधानसभा चुनाव के दौरान जसवंत नगर में सभी दलों के प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक रहे थे। इस बीच विधानसभा क्षेत्र में ही कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में मुलायम सिंह यादव ने कई धुरंधर पहलवानों को अपने दांव से पस्त कर दिया और फिर पूरे इलाके में पहलवान मुलायम की चर्चा होने लगी। नत्थू सिंह भी मुलायम के दांवपेच से काफी प्रभावित हुए और नत्थू सिंह ने शिष्य मुलायम सिंह यादव को संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गए। नेताजी को हम छात्र जीवन से ही जानते हैं और नेताजी बहुत ही संघर्षशील और बहुत जुझारू नेता रहे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, खास तौर पर यादवों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, तब भी नेताजी ने आंदोलन किया था। उसके बाद माया त्यागी कांड हुआ, उसमें भी नेताजी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और हम सभी लोग बहुत भारी तादाद में जेल में भी कई बार गए। मुलायम सिंह यादव कुश्ती के मैदान में जितना एक्टिव रहते थे, उतना ही वो अपने करियर को लेकर भी संजीदा थे। इसी बीच वो मास्टरी की परीक्षा पास कर शिक्षक बन गए।
और उनका चाहे शुरुआती काल रहा हो, जब वो मैंने सुना है जब वो एक विद्यार्थी के रूप में थे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। उसके बाद वो एक बहुत अच्छे स्वस्थ और पहलवान के रूप में जाने जाते रहे। तत्पश्चात उन्होंने यहीं जैन इंटर कॉलेज में उनके श्री चरणों में बैठ के हम और हमारे बहुत हजारों हजार साथियों ने शिक्षा ली और उनसे सलीका सीखा। उसके बाद जब वो राजनीति में आ गए तो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए इतने काम किए। उस समय 69 और 70 के दशक में बड़ा अभाव था, बड़ी गरीबी थी। मुलायम सिंह यादव जनता और कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाने में काफी माहिर थे। 80 के दशक में उनकी साइकिल की सवारी काफी लोकप्रिय थी। पार्टी की बैठकों में जाना हो या फिर कार्यकर्ताओं से संपर्क में निकलना हो, वो साइकिल की सवारी ही करते थे। इसका असर ये हुआ कि उनकी छवि एक जमीनी नेता की बनती गई। जमीन से जुड़ी राजनीति की बदौलत ही जो मुलायम सिंह यादव 80 के दशक तक सिर्फ यादवों के नेता माने जाते थे, वो अल्पसंख्यकों समेत हर समाज के पसंदीदा नेता बन गए। 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई और पार्टी को साइकिल निशान भी मिल गया और कुश्ती के दम पर चमका राजनीति का सितारा यूपी के साथ ही पूरे देश में नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। न्यूज़ 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। विजयदशमी के मौके पर देश भर में रावण दहन किया गया। दिल्ली से लेकर देहरादून तक और काशी से लेकर गोरखपुर तक अलग अलग जगहों पर रावण का पुतला फूंका गया। श्री राम के जयकारों और आतिशबाजियों के बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जले। राम की नगरी अयोध्या और पटना में भी रावण दहन हुआ। देहरादून से भी रावण दहन की तस्वीरें सामने आई। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रावण दहन किया गया। सिद्धार्थनगर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने रावण दहन किया। हालांकि कई जगहों पर बारिश की वजह से रावण दहन के उत्सव में खलल भी देखने को मिला। पुतला भीग जाने के चलते रावण दहन में परेशानी भी हुई है। इन सबके बावजूद भी लोगों में पूरा उत्साह देखने को मिला। तो रावण दहन की तस्वीरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ देश के कोने कोने से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर उत्साह के साथ लोग आज रावण दहन देखने के लिए पहुंचे। परिवार के साथ लोग वहां पर पहुंचे और दशहरे के मौके पर काफी धूम देखने को मिली है। रावण का दहन तो हो गया, लेकिन रावण दहन से पहले कई जगहों से आधुनिक रावण की तस्वीरें भी सामने आई। सीता के हरण के लिए रावण पुष्पक विमान की जगह कहीं बुलडोजर पर तो कहीं लग्जरी कार से पहुंचा। अलीगढ़ के रामलीला मैदान में रावण वैन की छत पर बैठकर मेले में शामिल होने पहुंचा। बाराबंकी के फतेहपुर कस्बे में पुष्पक विमान की जगह रावण लग्जरी कार से आया, तो वहीं सहारनपुर में निकली शोभा यात्रा में रावण बुलडोजर पर सवार नजर आया। जय हो। जय हो। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।